हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो हमारा चैप्टर 2 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उससे हम डील कर रहे थे। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। हमने सभी प्रोविजंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है चैप्टर 2 के। लास्ट पार्ट के अंदर हम डील करेंगे सेक्शन 45 से 51 तक, जो बात करते हैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रेलेवेंट। इसी के अंदर आपका एक्सपर्ट एविडेंस भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 45 इटसेल्फ। सेक्शन 45 में कहता है कि जब कभी कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस, ये 5 पॉइंट्स होते हैं। अगर इनके ऊपर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी होती है तो कोर्ट स्पेशली स्किल्ड लोगों की ओपिनियन को यूज़ कर सकता है। इन स्पेशली स्किल्ड लोगों को हम एक्सपर्ट कहते हैं और इन स्पेशली स्किल्ड लोगों की ओपिनियन को हम एक्सपर्ट्स ओपिनियन कहते हैं। यही आपके सेक्शन 45 में कहा गया है। कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग एंड फिंगर इंप्रेशंस। द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ एनी पर्सन हु इज स्पेशली स्किल्ड इन दोज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, उनकी ओपिनियन को हम कंसीडर कर सकते हैं और उन्हें हम एक्सपर्ट्स कहते हैं। उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होती है। अब सवाल उठता है कि एक्सपर्ट होते क्या उन्हें और एक्सपर्ट बनते कैसे हैं। तो ये बात होती है कलेक्टर ऑफ जबलपुर वर्सेस AR जहांगीर के अंदर ये कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि जो स्पेशल स्किल लोगों की नॉलेज होती है वो कैसे डिराइव की जा सकती है। तो प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और स्टडीज़ के थ्रू डिराइव की जा सकती है। स्टडीज़ कैसे? अगर आप किसी सब्जेक्ट के बहुत ही विख्यात ज्ञाता हैं, फॉर एग्जांपल आप PhD कर चुके हैं, बहुत ही बड़े एजुकेटर हैं, तो आपको स्टडीज़ के थ्रू उसकी नॉलेज है। प्रैक्टिस, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको उसका नॉलेज है। ऑब्जर्वेशन, अगर आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे स्पेस की स्टडीज़ हो गई, तारों की स्टडीज़ हो गई, स्टार्स की स्टडीज़ हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया उनका, तो उन्हें हम एक्सपर्ट मानते हैं। ACC कैलिकट वर्सेस मेलवानी के केस के अंदर ये कहा गया था कि ये पर्सन इज इन प्रोफेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसे हम एक्सपर्ट का दर्जा दे सकते हैं ऑल्दो वो इलिटरेट होता है। तो इस केस के अंदर फैक्ट्स कहते हैं कि कस्टम विभाग जो होता है उन्होंने एक व्यक्ति से गोल्ड को सीज किया होता है, इलीगल गोल्ड होता है, स्मगल किया जा रहा होता है, उसे सीज किया होता है पता लगाने के लिए कि यह असली गोल्ड है या नहीं है। वो एक व्यक्ति को बुलाते हैं, गोल्ड स्मिथ को बुलाते हैं। अब गोल्ड स्मिथ जो होता है वो उससे सोने को देखता है, उसका एग्जामिनेशन करता है और बताता है कि साहब ये तो असली सोना है। कोर्ट के अंदर जब मामला जाता है तो जो अक्यूज होता है वो ये क्लेम करता है कि साहब ये गोल्ड स्मिथ तो इलिटरेट है, इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो एक्सपर्ट कहाँ से हुआ। तब कोर्ट कहता है कि जो एक्सपर्ट होता है नेसेसरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टडीज़ के थ्रू हो, प्रैक्टिस के थ्रू भी हो सकता है। अगर वो इलिटरेट है लेकिन वो लंबे समय से एक प्रोफेशन में है और उस प्रोफेशन में वो एक्सपर्ट बन चुका है, बहुत अच्छा काम करता है, तो वो एक्सपर्ट हो सकता है। ये कोर्ट ने कहा था ACC कैलिकट वर्सेस मेलवानी के केस में। अब जैसा कि आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है वो जजमेंट्स के थ्रू, केस लॉस के थ्रू होता है। तो देयरफॉर हमें उन्हें समझने के लिए केसेस के रेशियोज को पढ़ना होता है, जो भी कोर्ट ने जजमेंट दिए होते हैं उन्हें पढ़ना होता है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके ऊपर और बेहतर बन सके। मेयर पन्ना भाई साहब वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर ये कहा गया था कि जो ओपिनियन होती है एक्सपर्ट की वो सिर्फ ओपिनियन होती है, एडवाइजरी नेचर की होती है, कोरोबोरेटरी होती है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है। अब जब हम एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में पढ़ते हैं, पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अगर एक्सपर्ट की एविडेंस है, एक्सपर्ट की ओपिनियन है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड होल्ड करनी चाहिए, जो एक्सपर्ट ने कहा है वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। पर कोर्ट मानता है कि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होता है कोर्ट्स के अंदर। जब एक पार्टी को विद एक सर्टेन पॉइंट प्रूव करना होता है, उसे एक्सपर्ट लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल फिंगर इंप्रेशन या हैंड राइटिंग, सपोज हैंड राइटिंग प्रूव करनी होती है, तो एक पार्टी लाती है अपना एक्सपर्ट, दूसरी पार्टी लाती है अपना एक्सपर्ट, और दोनों ही एक्सपर्ट उन पार्टीज़ के फेवर की बात करते हैं। रीज़न बीइंग वो पार्टीज़ जो होती है वो एक्सपर्ट को पे कर रही होती है। तो जो एक्सपर्ट होता है उनकी ओपिनियन यूजुअली बायस्ड होती है, और अगर बायस्ड नहीं भी होती है तो भी एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है, सिंस उन्होंने जगह के ऊपर रहकर उस इंसिडेंट को विटनेस नहीं किया होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट नहीं दिया जा सकता है। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के साथ में उनकी ओपिनियन को हम कोरोबोरेट कर सकते हैं, पर उनके ऊपर कन्विक्शन या एक्विटल नहीं कर सकते, और उनके ऊपर जजमेंट या डिग्री नहीं दे सकते हैं। ये कहा गया था मेयर पन्ना शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा गया था कि एविडेंशियरी वैल्यू जो होती है बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कम होती है एक्सपर्ट एविडेंस की, और इसके बेसिस के ऊपर आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हो सिर्फ एक्सपर्ट एविडेंस के बेसिस के ऊपर। विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर ऑक्यूलर एविडेंस और एक्सपर्ट एविडेंस की बात की गई थी। ऑक्यूलर एविडेंस क्या होता है? ऐसा एविडेंस जो किसी विटनेस द्वारा दिया गया होता है, जिसने इंसिडेंट को देखा होता है, जो आई विटनेस होता है या जिसने अपने सेंसेस के थ्रू उस इवेंट को परसीव किया गया होता है। बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस होता है, वो होता है ऑक्यूलर एविडेंस। और ऑक्यूलर एविडेंस को जब हम कंपेयर करते हैं एक्सपर्ट एविडेंस से, एक्सपर्ट एविडेंस जो होता है सिर्फ उसने इंसिडेंट डायरेक्टली नहीं देखा होता है, तो वो हियर से एविडेंस बन जाता है।
तो उन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑक्यूलर एविडेंस जो होता है वो प्रायोरिटी पाता है, और इस केस के अंदर भी ये कहा गया था ऑक्यूलर एविडेंस इज बाय विटनेस ऑफ फैक्ट एंड प्रिवेल्स ओवर एक्सपर्ट एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंस और ऑक्यूलर एविडेंस के बीच में अगर कोई क्लैश है, कन्फ्लिक्ट है, तो ऑक्यूलर एविडेंस प्रिवेल करेगा और एक्सपर्ट एविडेंस को बैक सीट लेनी पड़ेगी और कोर्ट उसे नहीं मानेगा। ऑक्यूलर एविडेंस विटनेस मैंने आपको बता दिया कौन है। अब एक केस उठा था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, बहुत फेमस केस है, आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा, जब आप सेक्शन 45 पढ़ते हैं तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं। इस केस के अंदर फैक्ट्स क्या थे कि 2010 से पहले अलग अलग हाईकोर्ट्स के कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे विद रिस्पेक्ट टू अगर हम फोर्सफुली नार्को एनालिसिस कराते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट लेते हैं पार्टीज का या विटनेसेस का, अक्यूज्ड का, तो वो रेलेवेंट होगा या नहीं होगा, उसे हम एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हाईकोर्ट्स कहते थे उन्हें हम एडमिट कर सकते हैं, कुछ हाईकोर्ट कहते हैं नहीं कर सकते हैं। बॉम्बे इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसों ने कहा था कि हम कर सकते हैं, कर्नाटका ने कहा था नहीं कर सकते हैं। तो एक बैच ऑफ एप्लीकेशंस बनी और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि इंडिविजुअल को फोर्स करना नार्को एनालिटिक्स के लिए, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, ब्रेन मैपिंग के लिए, वो वायलेट करता है उसका राइट जो हम 20 क्लॉज 3 के अंदर देते हैं आर्टिकल के। वो ये कहता है कि नो अक्यूज पर्सन शुड बी फोर्स टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अगर हम फोर्सफुली उससे एविडेंस लेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट के थ्रू, नार्को एनालिसिस के थ्रू, तो ये वायलेट करेगा उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, उसके फंडामेंटल राइट को, और हम देयरफॉर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये वायलेट करेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी। तो हम देयरफॉर नार्को एनालिसिस जो फोर्सफुली लिया गया है उसे हम एडमिट नहीं करेंगे। और दूसरी बात एक और होती है कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, अगर वॉलंटरीली दिया जाए तो भी, तो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू भी लो ही होती है, सिंस इट इज ऑल्सो एक्सपर्ट एविडेंस का ही टाइप है। तो ये था हमारा एक्सपर्ट एविडेंस। सेक्शन 46 बात ये करता है कि जो फैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है, फॉर्म होती है, वो रेलेवेंट होता है। बेसिकली जो ग्राउंड्स होते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन के, वो रेलेवेंट होता है। इसका रीजन क्या होता है उन्हें रेलेवेंट मानने का? मोहम्मद जाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया था द क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट विटनेस डिपेंड्स ऑन रीजंस। अगर आप कोई भी चीज़ अपनी ओपिनियन दे रहे हो ना, तो उसके पीछे एक रीज़न होना ज़रूरी है। अगर आप एक फैक्ट को मानते हो तो उसका बेसिस होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक्सपर्ट हो तो। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास, ए एक एक्सपर्ट है, उसके पास एक केस आता है कि क्या बी की मौत एक पर्टिकुलर पॉइजन से हुई है कि नहीं हुई है। ए कहता है कि हाँ आर्सेनिक पॉइजन से इसकी मौत हुई है। अब कोर्ट पूछेगा कि आप इस ओपिनियन को दे रहे हो, इसका ग्राउंड क्या है, इसका रीज़न क्या है। तब ए ये बताएगा कि जो सिम्टम्स बी ने अपनी बॉडी में देखे हैं वो सिम्टम्स होते हैं आर्सेनिक पॉइजन कंज्यूम करने के बाद। तो ये होता है उसकी ओपिनियन का ग्राउंड। उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होता है और उससे उसे पता पड़ता है कि सिम्टम्स क्या थे, और वो आर्सेनिक पॉइजन के ही सिम्टम्स होते हैं। तो ये उसका एविडेंस देता है और इसके ग्राउंड जो है वो रेलेवेंट होते हैं, उसकी टेस्टिमनी को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 47 क्या बात करता है? ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग और सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। हैंड राइटिंग और सिग्नेचर की ओपिनियन अगर कोर्ट को फॉर्म करनी है तो कोर्ट किसकी हेल्प ले सकता है? पहला तो एक्सपर्ट जैसा हमने पढ़ा, दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड हो, जिसकी हमें पता करनी है राइटिंग है या नहीं है। अब व्यक्ति एक्वेंटेड कैसे हो सकता है? एक्वेंटेड मतलब नोन। एक्वेंटेड हो सकता है 3 तरीके से। पहला तो जब आपने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, ओके। दूसरा, जब उस व्यक्ति ने आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है XYZ, आप उसके साथ स्कूल जाते थे, कॉलेज गए हो, तो आपने उसकी राइटिंग देखी है, आप एक ही बेंच पे बैठते थे, क्लोज फ्रेंड्स हो। और दूसरा कि आपका एक दोस्त है जो कर्नाटका के कॉलेज में किसी में पढ़ रहा है और वो आपको मंथली लेटर्स भेजता है, तो आपके पास उसकी राइटिंग भी है, आप उसके द्वारा लिखा गया डॉक्यूमेंट रिसीव करते हो मंथली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस के ऊपर। और तीसरा क्या होता है कि कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जब कभी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी राइटिंग सबमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर हो और एक जर्नलिस्ट आपके पास अपने आर्टिकल्स को सबमिट करता है और क्वेश्चन कोर्ट में ये उठता है कि एक पर्टिकुलर राइटिंग है वो उस जर्नलिस्ट की है या नहीं है। तो आप एज एन एडिटर इस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो सेक्शन 43 के क्लॉज 3 के अंदर, व्हेन डॉक्यूमेंट purporting to be written by that person have been habitually submitted to me, that is editor। तो तब मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये था सेक्शन 47 हमारा। हैंड राइटिंग कैसे प्रूव की जा सकती है? सेक्शन 45 में हमने देखा एक्सपर्ट के द्वारा भी प्रूव की जा सकती है, नहीं तो किसी एक्वेंटेड पर्सन के द्वारा भी प्रूव की जा सकती है। सेक्शन 47 ए के अंदर ये बताया जाता है कि ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्या एक व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या नहीं है। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सर्टिफाइड किया होता है, तो वो बताएगी क्या XYZ का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या नहीं है, तो उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। अब एक्सपर्ट एविडेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमको 3 सेक्शंस को साथ में पढ़ना होता है, सेक्शन 45, सेक्शन 46 और सेक्शन 51। सेक्शन 45 और 46 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 51 भी यही बात करता है कि ग्राउंड्स ऑफ लिविंग पर्सन्स ओपिनियन आर रेलेवेंट एंड व्हेन। उसमें ये बात की जाती है, सेक्शन 51 लास्ट में मैंने लिखा है,
वेयर द ओपिनियन ऑफ अ लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट द ग्राउंड्स ऑफ सच ओपिनियन शैल ऑल्सो भी रेलेवेंट। जब किसी जीवित व्यक्ति की ओपिनियन हम लेते हैं तो एक्सपर्ट है, जीवित व्यक्ति है, उसकी ओपिनियन अगर हम ले रहे हैं तो उसकी ओपिनियन के ग्राउंड जो भी होंगे उसे हम रेलेवेंट मानेंगे। सेक्शन 46 के सिमिलर प्रोविजन यही है। सेक्शन 46 स्पेसिफिकली एक्सपर्ट एविडेंस से डील करता है, वेयर सेक्शन 51 लिविंग पर्सन के एविडेंस से डील करता है। लिविंग पर्सन कौन हो सकते हैं? 48, 49 और 50 में हमें मिलेगा। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट। तो अब आप बात करोगे कि कस्टम और राइट को हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, तो सेक्शन 13 में हमने पढ़ा है और सेक्शन 32 में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे बात की जाती है कि जनरल कस्टम या राइट की ओपिनियन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कस्टम या राइट के बारे में जानता है, उसके बारे में नॉलेज रखता है, उसका एविडेंस हम ले सकते हैं। अब ये सेक्शन 13 से और 32 के क्लॉज 4 से डिफरेंट कैसे? तो सेक्शन 32 का जो पहली बात है कि सेक्शन 13 का कस्टम्स के बारे में बात की जाती है, वो प्राइवेट, पब्लिक, जनरल हर प्रकार के कस्टम्स को एनकम्पास करता है, दैट इज वो वाइड कॉन्सेप्ट है। वेयर सेक्शन 32(4) है, वो बात करता है कि उस व्यक्ति के द्वारा, विटनेस के द्वारा एविडेंस दिया जा रहा है जो जिसे कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, विटनेस एब्सेंट है, तो वो एक स्पेसिफिक फैक्ट, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस के बारे में डील करता है। वेयर सेक्शन 48 है, वो सिर्फ जनरल राइट्स और जनरल कस्टम्स के बारे में डील करता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोर्ट के अंदर सवाल आता है कि क्या एक वेल है, पानी का वेल है, उसके अंदर से पानी निकालने का हक आसपास के विलेजर्स को है या नहीं है, ईजमेंट्री राइट है या नहीं है। तो गांव का जो हेड होगा, सरपंच होगा, वो इस चीज़ का एविडेंस दे सकता है। सिंस वो सरपंच है, उसे नॉलेज होनी बनती है इस बात की, तो वो इस चीज़ का एविडेंस दे सकता है और ये जनरल राइट है, जनरल कस्टम है, तो इसका एविडेंस सेक्शन 48 में दिया जा सकता है। सेक्शन 49 के बारे में बात की जाती है, तो वो कहता है कि ओपिनियन एज टू यूजेजेस एंड टेनेट्स व्हेन रेलेवेंट। यूजेजेस मतलब हमने पढ़ लिया था कि कस्टम्स क्या होता है, सिंस टाइम इमेमोरियल जो प्रैक्टिसेस होती है, जो लीगली एक्सेप्टेबल होती है, उन्हें हम कस्टम्स कहते हैं। यूजेजेस ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिसेस तो होते हैं बट सिंस टाइम इमेमोरियल नहीं होते, उनको प्रैक्टिस में आए हुए कुछ साल ही होते हैं और उनको कस्टम बनने में समय लगता है। टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटीज, रिलीजन्स, फैमिलीज एट्सेट्रा। तो द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज इज रेलेवेंट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो तो वो रेलेवेंट होगी 49 के अंदर। सेक्शन 50 ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। किसी एक रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई ओपिनियन दी जानी चाहिए तो वो रेलेवेंट कब होगी? तो द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, अपने कंडक्ट के द्वारा जाहिर की गई कोई ओपिनियन उन व्यक्ति द्वारा जिनके पास इस चीज़ का स्पेशल नॉलेज था, तो वो रेलेवेंट होगा। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल में मिलता है। तो क्वेश्चन था कि क्या ए और बी मैरिड है, तो इसका आप विटनेस ऐसे टेस्टिमनी दे सकते हैं कि जो भी उनके रिलेटिव्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनका कंडक्ट ए और बी के अराउंड ऐसा था कि वो मैरिड थे, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि वो मैरिड है। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, इसका आप टेस्टिमनी दे सकते हो कि वो मैरिड थे या नहीं थे। प्रोविजन में दे रखा है कि नॉट सफिशिएंट टू प्रूव डाइवोर्स और ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज इन आईपीसी। तो जब आपको एविडेंस देना होता है ना मैरिज प्रूव करने के लिए, रिलेशन प्रूव करने के लिए, तो आप 50 के अंदर कंडक्ट के थ्रू एविडेंस नहीं दे सकते हो डाइवोर्स या फिर मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंसेस प्रूव करने के लिए। अगर वहाँ पे आपको मैरिज प्रूव करनी है तो आपको लीगली मैरिज प्रूव करनी पड़ेगी कि हम मैरिड हैं या नहीं है। कंडक्ट के बेसिस पे आप प्रूव नहीं कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल जो था मैंने आपको समझा दिया। 51 अगेन 48, 49, 50 से रिलेट करता है। वो कहता है कि जहाँ कहीं पर भी लिविंग पर्सन की ओपिनियन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो उस ओपिनियन के ग्राउंड्स को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। रीज़न बीइंग, जो रीज़न होगा वो हमारा सेम होगा जो हमारे पास रीज़न था 46 के अंदर। द क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी विटनेस, जिस भी ग्राउंड की वजह से हमने वो ओपिनियन डिराइव किए, वो ग्राउंड्स रेलेवेंट होंगे। सेक्शन 51 कहता है, एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एक्सपर्ट में गिव एविडेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ पॉइजन इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज कंक्लूजन। जो एक्सपर्ट होगा वो अपने एक्सपेरिमेंट्स का एविडेंस देगा कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से मुझे पता पड़ा कि XYZ पॉइजन की वजह से बी की मृत्यु हुई है। तो वो ग्राउंड्स होंगे जो रेलेवेंट होंगे। और काफ़ी रीजनेबल प्रोविजन भी है। अगर आप किसी व्यक्ति की ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको पूछना चाहिए कि आप जो ओपिनियन दे रहे हो उसका बेसिस क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो ये यहाँ पे रीजंस को वैलिडेट करता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेक्शन 45 में एक्सपर्ट एविडेंस क्या होता है। 5 ग्राउंड्स के ऊपर आप एक्सपर्ट एविडेंस ले सकते हो, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस। और ऐसे व्यक्ति जो स्पेशली स्किल्ड होते हैं उनको एक्सपर्ट कहते हैं और उनकी ओपिनियन को एक्सपर्ट्स ओपिनियन कहते हैं। और प्राइमा फेसी हमें ये लगता था कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता होगा उसकी एविडेंशियली वैल्यू बहुत हाई होती होगी, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट एन एविडेंस, कोरेबोरेटरी एविडेंस ही होता है। ऑक्यूलर एविडेंस, जो डायरेक्ट एविडेंस हमको मिलता है, उसके कंपैरिजन में इसकी प्रायोरिटी नहीं होती है। ऑक्यूलर एविडेंस को हायर वेट दिया जाता है। नार्को टेस्ट से रिलेटेड जो भी जजमेंट था सेल्यू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसे हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुल अगर टेस्ट लिया जाता है तो वो वायलेट करता है 20 क्लॉज 3 को और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। उसके बाद में हमने 46 ऐसे फैक्ट्स जिनकी वजह से ओपिनियन इफेक्ट होती है एक्सपर्ट की, वो रेलेवेंट होते हैं। 47 में हमने देखा कि हैंड राइटिंग को कैसे हम रेलेवेंट ठहरा सकते हैं, एक्वेंटेड पर्सन्स कौन होते हैं।
47A के अंदर हमने सिग्नेचर को देखा कैसे प्रूव किया जाता है। 48 कस्टम्स, जनरल कस्टम्स, नॉट पब्लिक और प्राइवेट कस्टम्स। 13 और 32(4) से हमने उसको डिस्टिंग्विश किया। 49 के अंदर यूसेजेस ऑफ टेनेंट्स की बात है। 50 के अंदर रिलेशनशिप को कैसे प्रूव किया जाए, और 51 के अंदर बात की गई है कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, किसी व्यक्ति की ओपिनियन के ग्राउंड्स कब रेलेवेंट होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 6, और इस पार्ट के बाद में हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, और चैप्टर 2 के साथ ही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भी कंप्लीट होता है। सो आई लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ब्लैक लेटर एकेडमी। अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लीव अ रिव्यू, लीव अ कमेंट। और हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को, जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्रॉपर प्रोविजन बाय प्रोविजन कवर किया है। हर मेजर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील किया है। हर मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो केसेस हो सकते थे उन्हें बताया है। कैसे लिंक किया जा सकता है इंडियन एविडेंस के दूसरे प्रोविजंस को एक दूसरों के साथ और बाकी एक्ट्स के प्रोविजंस के साथ, जैसे कि आज के लेक्चर में भी आपने देखा था वो कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिली। और अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर और कोई भी इशू अराइज होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर बहुत ही थरो नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ के लिए, एंड आई होप कि आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मैं कवर करूँगा इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में इनेक्ट हुआ था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज रहेगी सिंस इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। राइट्स और लायबिलिटीज़ की बात करता है, ऑफेंसेस की बात करता है, डेफिनेशंस होती है, तो इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एंड आई होप आप उसे भी एंजॉय करेंगे, IPC को भी ज्वाइन करेंगे और आपको वो भी पसंद आएगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड, एंड आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ब्लैक लेटर एकेडमी वंस अगेन। थैंक यू।